हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए जीके जीएस का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 2। देखिए, ये बुक है स्पार्क पब्लिकेशन का, ठीक है ना, जिसमें कि 40 सेट पेपर दिए गए हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए और हर एक सेट में 50 से 60 क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी कि यहाँ पर टोटल क्वेश्चन आपके हो जाते हैं 2000। ठीक है दोस्तों, तो इस बुक को हम एग्जाम से पहले जल्द से जल्द पूरा कर लेंगे और इसका मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है। यदि आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस बुक में सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिए गए हैं दोस्तों, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं और प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस प्रकार के यहाँ क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इस बुक से अभी हम पढ़ रहे हैं सामान्य अध्ययन को, यानी कि जीके जीएस को। किसके लिए? रेलवे ग्रुप डी के लिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। और दोस्तों, एक आपके लिए आवश्यक सूचना, यानी कि एक मोस्ट इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। देखिए, इसमें कुछ इस प्रकार के सेट भी हैं जो ईजी हैं और कुछ मॉडरेट लेवल के हैं जो बहुत ही ज़्यादा कठिन हैं। तो जब आप कठिन सेट लगाएं और आपके यदि नंबर यानी कि मार्क अच्छे नहीं बन रहे हैं, 50 में से अगर 20, 21, 22, 24 भी बन रहे हैं, तो वो नंबर भी ठीक होंगे। ठीक है ना। तो जब भी आप कोई कठिन सेट इसका लगाते हैं, और आप ये मत सोचिए कि भाई मुझे कुछ नहीं आता, ठीक है ना, क्योंकि सेट पेपर इस तरह से बनाए गए हैं, इसके अंदर कुछ सेट इजी भी हैं तो कुछ कठिन भी हैं। ठीक है, तो कठिन यानी कि मॉडरेट सेट को लगाने के बाद बिल्कुल भी निराश मत होइएगा, क्योंकि एग्जाम में ऐसा नहीं होता कि सारे ही क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के दे दिए जाएं। ये तो आपको केवल एक मॉडल प्रैक्टिस के तौर पर ये प्रैक्टिस सेट पूरे में आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2। आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों साइंस से लिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है तत्व के सबसे छोटे कण को क्या कहते हैं? तो लगाइए इसका आंसर। देखिए, इसका सही आंसर है दोस्तों परमाणु, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है ना, तत्व के सबसे छोटे कण को क्या कहते हैं? परमाणु। याद रखिएगा, किसी पदार्थ अथवा तत्व का वह संभव सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तथा जिसमें उस पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं, उसे हम परमाणु कहते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय संविधान की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है ना, ऑप्शन बी। क्या नाम है इनका? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने भारतीय संविधान की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी। देखिए, याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, याद रखिएगा, सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस उच्च न्यायालय का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर प्रादेशिक क्षेत्राधिकार है? लगाइए इसका आंसर। देखिए, सही आंसर इसका कोलकाता, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, उच्च न्यायालय का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर प्रादेशिक क्षेत्र अधिकार है, किसका है? तो ये है कोलकाता का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? आप इसका आंसर लगा सकते हैं दोस्तों। इसका सही आंसर लगाइए। राइट आंसर इसका राणा कुंभा। ठीक है ना, चित्तौड़ का विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने। याद रखिएगा, चित्तौड़ ये कहां पर है? राजस्थान में। तो याद रखिएगा, राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम है अशोक गहलोत और राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। साथ ही साथ याद रखिएगा, राजस्थान में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 25। और एक करंट अफेयर का मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं, इंदिरा रसोई योजना। ठीक है, इंदिरा रसोई योजना ये राजस्थान से ही संबंधित है। साथ ही साथ देखिए, अब बात हो रही है विजय स्तंभ की, तो इन्हें भी याद रखिएगा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा ये अजमेर में है, राजस्थान के अजमेर में, और हवा महल ये जयपुर में है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है और इसे किसने बनवाया था? महाराणा कुंभा ने। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक हिंद स्वराज के लेखक कौन है? देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं रेलवे में, इनको ध्यान से पढ़िए और आंसर लगाइए।
देखिए इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि एम के गांधी, यानी कि महात्मा गांधी की ये बात कर रहा है दोस्तों। याद रखिएगा हिंद स्वराज के अलावा इनकी और भी बुक जो है वो पूछी जाती हैं, उनके नाम याद रखिएगा। जैसे कि बुक है यंग इंडिया, दूसरी है हरिजन, फिर है हिंद स्वराज, उसके बाद है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, जो कि महात्मा गांधी द्वारा पूछे जाने वाली इंपॉर्टेंट बुक हैं। देखिए महात्मा गांधी की बात हो रही है तो इनके कुछ वचन व नारे भी याद रखिएगा, जैसे कि करो या मरो, ये नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया है। और हे राम तथा भारत छोड़ो, ये दोनों नारे इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, और ये दोनों ही महात्मा गांधी द्वारा दिए गए। सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है दोस्तों? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि सामूहिक उत्तरदायित्व। ठीक है, सरकार की मंत्रिमंडलीय प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सामूहिक उत्तरदायित्व। अगला क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष विधानसभा में होता है। सही आंसर है इसका सहज संवृद्धि। ठीक है ना दोस्तों, याद रखिएगा स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष विधानसभा में क्या होता है? सहज संवृद्धि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मंत्रिमंडलीय तानाशाही का विचार किसकी देन है? तो देखिए यहाँ पर आपको 4 नाम दिए गए हैं, आप इसका आंसर लगा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मयूर। ठीक है ना, याद रखिएगा मंत्रिमंडलीय तानाशाही का विचार किसकी देन है? तो ये देन है मयूर की। निम्नलिखित में से किस देश में संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चयन संघीय विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा किया जाता है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, यानी कि स्विट्जरलैंड। याद रखिएगा स्विट्जरलैंड देश में संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चयन संघीय विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा किया जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन कट रहे हैं, लेकिन आप एक भी क्वेश्चन में आपका छुड़वाऊंगा नहीं, सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, यूएसए का राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार करता है? फिर से पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको इसके ऑप्शन देता हूं। यूएसए का राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार करता है? तो देखिए ऑप्शन आपके सामने हैं। क्वेश्चन फिर बता देता हूं, यूएसए का राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार करता है? तो इसका राइट आंसर है सीनेट की सहमति से। ठीक है दोस्तों, सीनेट की सहमति से यूएसए का राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, अरबियों ने मुल्तान को क्या नाम दिया था? अरबियों ने मुल्तान को क्या नाम दिया था? तो राइट आंसर इसका स्वर्ण नगरी, यानी कि ऑप्शन सी। अब ध्यान से सुनिएगा जरा इस क्वेश्चन को। देखिए जवाहर अल बहूर के लेखक ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि मध्यकाल में मुल्तान को हाउस ऑफ गोल्ड के नाम से जाना जाता था, यानी कि हिंदी में कहें तो स्वर्ण नगरी। और इब्न खुर्दवा ने अपनी पुस्तक द बुक ऑफ रोड्स एंड किंगडम में सिटी ऑफ गोल्ड के रूप में मुल्तान का वर्णन किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूटों के राजा अमोघ वर्षा ने लिखी थी? लगाइए इसका आंसर। देखिए मैं आपको आंसर बताता हूं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि कवि राजमार्ग। ठीक है, याद रखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट के राजा अमोघ वर्ष ने लिखी थी? तो इसका नाम है कवि राजमार्ग। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रकूटों का राजा अमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, इसने कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो सही आंसर है दोस्तों कृष्ण फर्स्ट। ठीक है ना, याद रखिएगा एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था? कृष्ण फर्स्ट ने। देखिए महाराष्ट्र में स्थित एलोरा एवं एलिफेंटा गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय में हुआ था। यहाँ का मूर्ति शिल्प और भित्ति चित्रकला दोनों ही विधाएं दृष्टव्य हैं। ठीक है दोस्तों, एलोरा में कुल 34 शैलकृत गुफाएं हैं। ठीक है, एलोरा में कुल 34 शैलकृत गुफाएं हैं। द्वितीय पांड्यन साम्राज्य की भूमि का माप उल्लेख किसमें किया गया है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इतिहास से क्वेश्चन लिया गया है। उसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि थलबईपुरम तांबे की प्लेटों में। ठीक है दोस्तों, द्वितीय पांड्यन साम्राज्य की भूमि का माप का उल्लेख किसमें किया गया है? थलबईपुरम तांबे की प्लेटों में। सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? तो सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन बी, यानी कि गौतमी पुत्र सतकर्णी। ठीक है, याद रखिएगा सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? तो इसका नाम है गौतमी पुत्र सतकर्णी। याद रखिएगा सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी
और सातवाहन वंश की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, सातवाहन शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान में स्थापित की। कहां पर? प्रतिष्ठान में। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे शिमुख, सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी। ठीक है, इन्हें भी याद रखिएगा। और इनमें गौतमी पुत्र सातकर्णी सबसे प्रतापी राजा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैक्टस का उल्लेख किस रूप में किया जाता है? तो दोस्तों कैक्टस का उल्लेख ये किया जाता है मरुद्भिद के रूप में। ठीक है, कैक्टस का उल्लेख किस रूप में किया जाता है? मरुद्भिद के रूप में। निम्नलिखित में से क्या नवीनीकरण योग्य संसाधन नहीं है? लगाइए इसका आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस से क्वेश्चन लिया गया है। तो सही आंसर है थोरियम। ठीक है, याद रखिएगा। निम्न में से क्या नवीनीकरण योग्य संसाधन नहीं है? तो ये है दोस्तों थोरियम। ठीक है ना, याद रखिएगा। जैविक संसाधन एक नवीनीकरण संसाधन है। जैविक पुनर्उत्पादन या अन्य प्राकृतिक विधियों द्वारा उपयोग अवधि की तुलना में एक निश्चित समय में जैविक संसाधनों का पुनर्निर्माण किया जा सकता है। इसके उदाहरण क्या हैं? इसके उदाहरण हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ताप ऊर्जा इत्यादि इसमें शामिल है। महादेव की पहाड़ियां हैं। देखिए ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप आंसर लगा सकते हैं इसका। महादेव की पहाड़ियां हैं, तो इसका सही आंसर है मैकाल पहाड़ी के पश्चिम में। ठीक है दोस्तों, महादेव की पहाड़ियां कहाँ हैं? मैकाल पहाड़ी के पश्चिम में। देखिए मध्य प्रदेश में स्थित महादेव पहाड़ियां की श्रृंखला सतपुरा श्रेणी के मध्यवर्ती भाग का निर्माण करती हैं। ठीक है ना, ये पहाड़ियां मैकाल पहाड़ियों के पश्चिम में स्थित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? आप इस ऑप्शन को पढ़ सकते हैं, आंसर लगा सकते हैं वीडियो को रोककर। ठीक है ना, फिलहाल मैं आपको आंसर बताता हूं। इसका आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है ना, डेकेटोवा मत्स्य, ये ब्राजील में नहीं है दोस्तों। ठीक है ना, याद रखिएगा। इंडोनेशिया के प्रसिद्ध मछली डेकेटोवा नामक झील में पाई जाती है। तो ये कहां पर है? ये इंडोनेशिया में है, डेकेटोवा मत्स्य। बाकी सब देखिए सब ठीक है। हेविया वृक्ष ब्राजील में है, काजन नदी बोर्नियो में है। ठीक है ना, इस प्रकार आप इनको भी याद रखिएगा। और ये डेकेटोवा मत्स्य कहां पर है? तो ये है दोस्तों इंडोनेशिया में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन नवीनीकरण योग्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इमारती लकड़ी। ठीक है ना, इमारती लकड़ी जो है ये एक नवीनीकरण योग्य संसाधन है। फर्न की स्त्री धानी में कितनी ग्रीव नाल कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1। याद रखिएगा, फर्न की स्त्री धानी में 1 ग्रीव नाल कोशिका पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एनिजियोस्पर्म वाहिका रहित होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि ट्रोकोडेंड्रोन। ठीक है ना, ट्रोकोडेंड्रोन ये एक एंजियोस्पर्म है जो कि वाहिका रहित होता है। शल्य प्रक्रिया के बाद जन्म लेने वाला पहला बच्चा कौन था? देखिए साइंस का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, शल्य प्रक्रिया के बाद जन्म लेने वाला पहला बच्चा था दोस्तों सीजर। क्या नाम था इसका? सीजर। अगला क्वेश्चन देते हैं, मर्मीकोलॉजी किसका अध्ययन है? लगाइए इसका आंसर। राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन बी, यानी कि चींटियों का। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। मर्मीकोलॉजी किसका अध्ययन है दोस्तों? चींटियों का। ठीक है ना, देखिए मर्मीकोलॉजी कीट विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत चींटियों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। NIN यानी कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान का केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है ना, और इसका सही आंसर है हैदराबाद। ठीक है ना, राष्ट्रीय पोषण संस्थान का केंद्रीय कार्यालय कहाँ पर है? हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है, किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण HIV अपना आकार अक्सर बदल लेता है? तो ये इसका राइट आंसर रहेगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेश। ठीक है दोस्तों, किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण HIV अपना आकार अक्सर बदल लेता है? तो आंसर रहेगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेश। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज्यादा साइंस में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, और इसका राइट आंसर है प्रेरित धारा। ठीक है दोस्तों, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो प्रेरित धारा। ठीक है, देखिए
फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या है? तो ध्यान से सुनिएगा, जिस तार से होकर धारा बहती है उस तार के ऊपर यदि दाहिनी हाथ को रखकर अंगूठा तथा पहली 2 उंगलियों को इस तरह फैलाया जाए कि वे एक दूसरे के समकोणीय दिशा में हों और यदि तर्जनी यानी कि 4 फिंगर धारा की दिशा तथा बीच वाली उंगली सुई की विक्षेपित दिशा में बताए तो अंगूठे की दिशा चुंबकीय बल की दिशा को बताती है। इस बात को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? लगाइए इसका आंसर। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो देखिए विद्युत शक्ति की इकाई होती है दोस्तों वाट, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? वाट। देखिए विद्युत शक्ति विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को शक्ति कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, इसका SI मात्रक वाट होता है। मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग कितना होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि 10 की घात 4 ओम। ठीक है, याद रखिएगा मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग कितना होता है? 10 की घात 4 ओम। और ये क्या कह रहा है? शुष्क दशा में। ठीक है, शुष्क दशा में कुछ पदार्थों का अति निम्न तापमान पर विद्युत प्रतिरोध पूर्णतः समाप्त हो जाता है। इन पदार्थों को क्या कहा जाता है? तो सही आंसर है दोस्तों इसका अति चालक। ठीक है ना, अति चालक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये साइंस के लिए, याद रखिएगा। ठीक है, कुछ पदार्थों का अति निम्न तापमान पर विद्युत प्रतिरोध पूर्णतः समाप्त हो जाता है। इन पदार्थों को क्या कहते हैं? अति चालक। CPU का कौन सा भाग प्रोग्राम के अनुदेशों के निष्पादन का चयन, निर्वाचन और मॉनिटर करता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों कंट्रोल यूनिट। ठीक है ना, याद रखिएगा कंट्रोल यूनिट CPU का वह भाग है जो प्रोग्राम के अनुदेशों का निष्पादन, चयन, निर्वाचन और मॉनिटर इसको करता है। देखिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, यहाँ पर आपके कंप्यूटर के जितने भी क्वेश्चन आए उनको आप ध्यान से याद कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है ना, क्योंकि कंप्यूटर के क्वेश्चन पक्का एग्जाम में पूछे जाएंगे आपसे। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया? तो इसका सही आंसर दोस्तों इप्सन। ठीक है ना, इप्सन ये विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया था। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार रेलवे के एग्जाम में ये रिपीट होता है। ठीक है ना, क्वेश्चन कह रहा है पीतल में क्या होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों तांबा और जिंक। ठीक है ना, पीतल में क्या होता है? तांबा और जिंक। ठीक है, ये इसका मिश्रण है पीतल, तांबा और जिंक का। देखिए याद रखिएगा पीतल में तांबा होता है 70% और जिंक होता है 30%। ये इसका मिश्र धातु है। ठीक है ना, और साथ ही साथ याद रखिएगा कांसा तांबा 88% और टिन 12% का मिश्र धातु होता है। क्या? कांसा। दोनों मैंने आपको बताती है, पीतल का भी और तांबे का भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोहे का सबसे शुद्ध वाणिज्यिक रूप है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन डी, यानी कि पिटवा लोहा। याद रखिएगा पीट पीट कर लोहे को अच्छा बनाया जाता है, यानी कि शुद्ध बनाया जाता है। इस प्रकार से आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, पीट पीट कर लोहे को शुद्ध बनाया जाता है, इस प्रकार याद रखिएगा। लोहे का सबसे शुद्ध वाणिज्यिक रूप क्या है? पिटवा लोहा। ठीक है, इसे ढलवा लोहा से प्राप्त किया जाता है, इसे भी याद रखिएगा। इसे ढलवा लोहा से प्राप्त किया जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है, कितनी? 0.12 से लेके 0.25% तक, इसलिए इसे लोहे का शुद्धतम वाणिज्यिक रूप माना जाता है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन बनाया है। आप इस क्वेश्चन को बहुत बार पढ़ चुके हैं, लेकिन अब इसको हिंदी में दे दिया इसने। कह रहा है यसद लेपन में लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो यहाँ आप थोड़े से कंफ्यूज होंगे। याद रखिएगा यसद लेपन को इंग्लिश में कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। ठीक है ना, गैल्वेनाइजेशन। तो इस पर किसकी परत चढ़ाई जाती है दोस्तों? जस्ते की। किसकी? जस्ते की। देखिए लोहे की आर्द्र वायु में छोड़ देने पर उसके ऊपर लाल रंग का एक ढीली परत बैठ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? जंग। ठीक है, लोहे पर यह जंग हवा की नमी और ऑक्सीजन के कारण लगती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हवा की नमी और ऑक्सीजन के कारण लगती है। लोहे के ऊपर जस्ता की परत चढ़ाकर इसे हम जंग से बचा सकते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं यसद लेपन। याद रखिएगा यसद लेपन और इंग्लिश में गैल्वेनाइजेशन। निम्नलिखित में से किसे विलयन भी कहा जाता है? देखिए अच्छा क्वेश्चन है, साइंस के क्वेश्चन यहाँ पर बहुत अच्छी मात्रा में दिए, यानी कि ज्यादा दिए गए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका समांगी मिश्रण। ठीक है, समांगी मिश्रण को विलयन भी कहा जाता है।
कोशिकाएं जो द्वार कोशिकाओं से निकट रूप से संबंध और अंतविष्ट हैं उन्हें क्या कहते हैं? लगाइए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर दोस्तों सह कोशिकाएं, ठीक है ना, सह कोशिकाएं कहते हैं। कोशिकाएं जो द्वार कोशिकाओं से निकट रूप से संबंधित होती हैं उन्हें हम सहायक कोशिकाएं कहते हैं। स्टार्च का शर्करा में परिवर्तित होना किसके लिए अनिवार्य है, यानी कि किस प्रक्रिया के लिए अनिवार्य है? तो इसका सही आंसर है रंध्री द्वार द्वारा, ठीक है, रंध्री द्वार द्वारा ये आवश्यक यानी कि अनिवार्य है स्टार्च का शर्करा में परिवर्तित होना। मृदा अपवर्तन को रोका जा सकता है। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, ये सारे ही क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, ठीक है ना, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है। देखिए मृदा अपवर्तन को रोका जा सकता है वनारोपण हटाकर, ठीक है दोस्तों, वनारोपण को हटाकर मृदा अपवर्तन को रोका जा सकता है। इनमें से वायु प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत कौन से हैं? देखिए ऑप्शन को पढ़िए, आप आराम से इस क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं। तो वायु प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत हैं दोस्तों ज्वालामुखी उद्गार, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। वायु प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत कौन से हैं? ज्वालामुखी उद्गार। निम्नलिखित में से कौन सी आनुवांशिक रूप से परिष्कृत सब्जी हाल ही में भारतीय बाजार में उपलब्ध करा दी गई? तो इसका सही आंसर है दोस्तों बैगन, ठीक है ना, याद रखिएगा। आनुवांशिक रूप से परिष्कृत सब्जी है जो कि भारतीय बाजार में उपलब्ध कराई गई है। किस खेल में बुल्स आई शब्द का प्रयोग किया जाता है? देखिए यहाँ से खेल कूद से क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर बनते हैं, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बुल्स आई का प्रयोग किया जाता है शूटिंग में। कहाँ पर? शूटिंग में, यानी कि ऑप्शन डी। आप इसको तीरंदाजी भी कह सकते हैं, ठीक है, निशानीबाजी से संबंधित शब्द है ये। और भी शब्द सुन लीजिए शूटिंग के, क्योंकि इंपॉर्टेंट खेल है। देखिए मजेल, बुल्स आई, ठीक है, ट्रेंच शूटिंग, स्कीट शूटिंग, स्टैंडिंग और प्रोन, ठीक है, ये सभी शब्द दोस्तों शूटिंग से संबंधित हैं जो कि एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर डाला गया है, निम्न में से भारत के राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं की जाती है? ठीक है ना, राष्ट्रपति के द्वारा किसकी नियुक्ति नहीं की जाती है, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है। तो सही आंसर दोस्तों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की, ठीक है ना, राज्यों के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। तो कौन करता है इनकी नियुक्ति? तो याद रखिएगा मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो निम्नलिखित में से क्या थे? यानी कि ये दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या थे, यहाँ तो इसने क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया है, यहाँ लिखा होना चाहिए किस देश के थे। देखिए चित्रकार तो इन्होंने बता दिया, निम्नलिखित में से क्या थे नहीं, चित्रकार तो है ही पाब्लो पिकासो, लेकिन लिखा है फ्रेंच, फ्लेमिश, इटालियन, स्पेनिश। तो याद रखिएगा ये स्पेनिश थे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा। 44 का आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन भारत की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का नियामक है? यानी कि कौन भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को नियंत्रण करता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सेवी, ठीक है ना। कौन? सेवी। अच्छा एग्जाम में है ना सेवी का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा सेवी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर, मुस्लिम लीग का लाहौर सत्र जिसमें पाकिस्तान के गठन का संकल्प पारित हुआ, ये कब हुआ था? तो लगाइए इसका आंसर। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैं उनके आंसर आपसे खुद लगवाता हूं। तो इसका सही आंसर है 1940, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1940 में मुस्लिम लीग का ये लाहौर सत्र था जिसमें पाकिस्तान के गठन का संकल्प पारित हुआ था, ठीक है दोस्तों। देखिए 22 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की थी। मुस्लिम लीग ने 1940 ईस्वी के दिल्ली अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता अल्लाह वक्स ने की थी, ने खलीकुज्जमान ने पाकिस्तान नाम से अलग राष्ट्र का प्रस्ताव यहां पर रखा था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का स्वामित्व किसके पास रहता है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्रायोजित बैंक, इन सभी के पास क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के स्वामित्व का अधिकार इनके पास रहता है, ठीक है ना। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा। देखिए साइंस से क्वेश्चन लिया है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट है। किसी द्रव का क्वथनांक है,
देखिए आप ऑप्शन पढ़ सकते हैं वीडियो को रोककर, फिलहाल मैं आपको इसका आंसर बताता हूं, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, किसी द्रव का क्वथनांक है। क्या है? तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। इसका मतलब है कि घुलनशील ठोस पदार्थ मिलने से प्रभावित होता है और दबाव में वृद्धि से बढ़ता है, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुन लीजिए, देखिए किसी निश्चित ताप पर द्रव का वाष्प या गैस में बदलना वाष्पण कहलाता है, ठीक है, वाष्पण। तथा इस निश्चित ताप को द्रव का क्वथनांक भी क्वथनांक कहते हैं, ठीक है। दाब बढ़ाने से द्रव का क्वथनांक बढ़ता है तथा घुलनशील ठोस पदार्थ मिलने से भी द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। किसी देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रयोग में नहीं लाई जाती है? देखिए प्रयोग में नहीं लाई जाती है कह रहा है वो आपसे, ठीक है ना। तो इसका आंसर है निवेश पद्धति, यानी कि ऑप्शन डी, ये प्रयोग में नहीं लाई जाती। तो बाकी की तीन बची ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए आय की पद्धति, उत्पादन पद्धति और आगत पद्धति, ये तीनों याद रखिएगा, ये प्रयोग में लाई जाती हैं और निवेश पद्धति प्रयोग में नहीं लाई जाती। देखिए ई बैंकिंग में अक्षर ई घोषित करता है, यानी कि ई किसको प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। तो ई बैंकिंग में अक्षर ई किसे प्रदर्शित करता है? तो ये करता है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग को, यानी कि आपका ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए ई बैंकिंग, इसे ऑनलाइन बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग के नाम से भी जाना जाता है। ई बैंकिंग का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से इसका संबंध है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के साथ।